Greetings everyone. Today we are going to start our new chapter, that is chapter number 3, Plant Kingdom. हमने बेटा 2 चैप्टर कवर कर लिए हैं. चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड, चैप्टर नंबर 2 दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन with NCERT question answers. Now we are going to start our new chapter, Plant Kingdom. ठीक है. These are the subtopics of this chapter, that is algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms and angiosperms. These are the subtopics. So let's start without wasting time, because we are from the medical stream. Yes, in the previous chapter we looked at the broad classification of living organisms under the system proposed by Whittaker in 1969, wherein he suggested the 5 kingdom classification, that is Monera, Protista, Fungi, Animalia and Plantae. In this chapter we will deal in detail with further classification within kingdom Plantae, popularly known as the plant kingdom. प्रीवियस चैप्टर में हमने विटकर की 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग मोनेरा को स्टडी कर लिया, प्रोटिस्टा को, फंगी को. ठीक है. अब बचते हैं एनिमेलियन प्लांटी. इस चैप्टर में हम किंगडम प्लांटी को क्या करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे. यस, वी मस्ट स्ट्रेस हियर दैट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लांट किंगडम हैज चेंज्ड ओवर टाइम. Fungi and members of the Monera and Protista having cell walls have now been excluded from the Plantae through earlier classification placed them in the same kingdom. विटकर से पहले जो भी आए थे बेटा साइंटिस्ट, उन्होंने क्या किया था कि मोनेरा के जो मेंबर्स हैं, प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स हैं, फंगी के जो मेंबर्स हैं, और वो मेंबर्स जिनमें क्या थी, सेल वॉल थी, उनको प्लांटी में रख दिया गया था. लेकिन अब उनको प्लांटी यानी कि किंगडम प्लांट से क्या कर दिया गया, उनको अलग कर दिया गया, एक्सक्लूड कर दिया गया. सो द साइनोबैक्टीरिया दैट आर आल्सो रेफर्ड टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी एंड नॉट एल्गी एनीमोर. ठीक है. अब साइनोबैक्टीरिया को नाम दे दिया गया ब्लू ग्रीन एल्गी, नॉट एल्गी, क्योंकि एल्गी कम्स अंडर द पार्ट ऑफ प्लांट. इन दिस चैप्टर we will describe algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperm and angiosperm under Plantae. I have discussed about the classification of plant kingdom, sub kingdom, then division, subdivision. I have explained you. So इस चैप्टर में हम algae, bryophyte, pteridophyte, gymnosperm और angiosperm के बारे में पढ़ेंगे. Let us also look at classification within angiosperm to understand some of the concerns that influence the classification system. The earlier systems of classification used only gross superficial morphological characters such as habit, color, number and shape of leaves. जो पहली क्लासिफिकेशन की जाती थी वो सिर्फ ऊपर के सुपरफिशियल, मतलब ऊपर के मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देखते थे कि प्लांट का हैबिट क्या है, क्या कलर है उसका, क्या नंबर है और शेप ऑफ लीव्स क्या है. तो इस तरीके के सुपरफिशियल मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया था. ठीक है. वो सिर्फ मेनली वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बेसिस पे होते थे. वेजिटेटिव कैरेक्टर मतलब रूट, स्टेम एंड लीव्स को वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं. दे वर बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और ऑन द एंड्रोशियम स्ट्रक्चर सिस्टम गिवन बाय द लिनस. एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर को उसने बेस बनाया था कि एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर क्या है. एंड्रोशियम क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जो मेल गैमेट को बनाता है, अकॉर्डिंग टू द सिस्टम गिवन बाय लिनस. Such systems were artificial. They separated the closely related species since they were based on a few characteristics. उन्होंने क्या किया, closely related species को भी सेपरेट आउट कर दिया, क्योंकि उनका जो बेस था वो क्या थे, सुपरफिशियल मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर थे. ऑल्सो द आर्टिफिशियल सिस्टम गेव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. और आर्टिफिशियल जो सिस्टम था उसने सेक्सुअल कैरेक्टर्स को भी उतना ही महत्व दिया और जितना कि वेजिटेटिव को. ठीक है. एंड दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल सिंस वी नो दैट ऑफन द वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आर मोर इजीली अफेक्टेड बाय द एनवायरमेंट. लेकिन जो आज का हमारा सिस्टम है उसमें ऐसा नहीं है. क्यों ये बात बोली गई है कि
artificial system gave equal weightage to vegetative and sexual characteristics. देखो बेटा, वेजिटेटिव जो पार्ट होते हैं वो एनवायरमेंट से इजीली अफेक्ट हो जाते हैं और चेंज हो जाते हैं, लेकिन सेक्सुअल कैरेक्टर्स के साथ ऐसा नहीं है. फिर नेक्स्ट आता है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम. नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम. As against this, natural classification systems developed which were based on natural affinities among the organism and consider. Natural classification system का मतलब कुछ ना कुछ नेचुरल प्रोसेस से गो थ्रू होंगे, ठीक है, और ना केवल एक्सटर्नल फीचर पे ध्यान दे रहा है बट इंटरनल स्ट्रक्चर पे, जैसे कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री. अल्ट्रा स्ट्रक्चर मतलब जैसे सेल मेम्ब्रेन का हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं. एनाटॉमी, उसके रूट स्टेम लीव्स की एनाटॉमी क्या है, कौन से टिश्यू से बना हुआ है, जाइलम वेसल, जाइलम और फिलोएम की क्या अरेंजमेंट है. एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियो बनता है उसकी स्टडी करना. फाइटोकेमिस्ट्री, प्लांट की केमिस्ट्री यानी कि प्लांट के जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी स्टडी, जैसे कि आपकी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, फैट एटसेट्रा. ठीक है. Such a classification for flowering plants was given by George Bentham and Joseph Darton Hooker. Bentham and Hooker ने दी थी इस टाइप की, जो किसके अंडर आते हैं बेटा, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. उसके बाद थर्ड था बेटा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम. बाकी मैं सारे सिस्टम आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ इन द इंट्रोडक्शन पार्ट. ठीक है. इट इज बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म आर एक्सेप्टेबल, यानी कि फाइलोजेनेटिक वर्ड रिलेट करता है बेटा इवोल्यूशन से. ठीक है. तो इसमें वेरियस ऑर्गेनिज्म की जो है एंसेस्टर्स की भी स्टडी की गई कि उनके कॉमन एंसेस्टर है या नहीं है. ठीक है. दिस अज्यूम्स दैट ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द सेम टैक्सा हैव अ कॉमन एंसेस्टर. और ये अज्यूम किया गया कि अगर स्पीसीज सेम टैक्सा की है तो उनके जो एंसेस्टर होंगे वो भी कॉमन होंगे. ठीक है. वी नाउ यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेनी अदर सोर्सेज टू हैव resolve difficulties in classification. These become more important when there is no supporting fossil evidence. तो कई बार क्या होता है कि हमें दूसरे सोर्सेज भी लेने पड़ते हैं इनके अलावा, जैसे कि हम फोसिल्स की स्टडी करते हैं. ठीक है. कई बार वो ऐसे एविडेंस मिलते हैं जो इन क्लासिफिकेशन को सपोर्ट नहीं कर पाते. ठीक है. नेक्स्ट आता है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी. न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी का मतलब होता है जो भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं, जैसे कि कोई भी हमने कैरेक्टर ऑब्जर्व किया है उसको हम कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं और जब हमें नीड होती है हम उसको क्या कर सकते हैं, दोबारा से स्टडी कर सकते हैं. तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में क्या होता है कि मान लो मैंने कुछ कैरेक्टर्स ऑब्जर्व किए, ठीक है ना, तो मैं उनको कुछ कोड दे दूंगी. क्या दे दूंगी बेटा, कोड, जैसे कि प्लस, माइनस या फिर जीरो, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स को. ठीक है. और फिर इन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स को कंप्यूटर में ऐड करके और सारे जितने भी मैंने कैरेक्टर ऑब्जर्व किए उनको इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाएगी. ठीक है. समझ में आया. इसका मेजर बेनिफिट क्या होता है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी का, इसका क्या जो फायदा होता है कि 100 ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी कंसिडर्ड एट द सेम टाइम. एक टाइम पे हम 100 कैरेक्टर्स को कंसीडर कर सकते हैं. सो न्यूमेरिकल मींस नंबर. अभी मैंने कहा कि 100 की नंबर में हम कैरेक्टर्स को क्या कर सकते हैं बेटा, कंसीडर कर सकते हैं. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी. ठीक है. मान लो मुझे पहले एक स्पीसीज के कुछ कैरेक्टर्स पता थे तो मैंने उसको किस में फीड कर दिया, कंप्यूटर में फीड कर दिया. फिर मुझे दूसरी स्पीसीज मिली, मैंने उसके कैरेक्टर ऑब्जर्व किए और जैसे ही उनके कैरेक्टर मैंने ऑब्जर्व करके फीड किए तो मुझे अपने आप पता चल जाएगा कि ये दूसरी कौन सी स्पीसीज के साथ ये क्या है, मैच कर रहे हैं. क्लियर है. सो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी विच इज now easily carried out using computers is based on all the observable characteristics. Number and codes are assigned to all the characters and the data are then processed. नंबर और कोड दिए जाते हैं जैसे प्लस, माइनस एंड जीरो, और सभी को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है. इन दिस वे each character is given equal importance and at the same time hundreds of characters can be considered. ये भी मैंने आपको बताया. साइटोटेक्सोनॉमी, साइटो मतलब सेल की स्टडी करना कि उसके जो क्रोमोसोम के नंबर कितना है, क्या उसका स्ट्रक्चर है, क्या उसका बिहेवियर है.
तो साइटोलॉजिकल स्टडी करना लाइक क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर एंड कीमोटेक्सोनोमी। क्या होता है? कीमो मतलब केमिकल, केमिकल मतलब मैं केमिकल के लेवल पे आ गई हूँ, छोटे लेवल पे आ गई हूँ कि मुझे जो सेल के अंदर केमिकल्स प्रेजेंट है ना, जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, इनके भी जो हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर को स्टडी करके तब भी हम क्या कर सकते हैं, अच्छे से उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। So the chemotaxonomy that uses the chemical constituents of the plant to resolve confusions are also used by the taxonomist these days. In next video we will discuss about the algae part. Till then line by line NCERT पढ़ते रहिए बेटा। अगर आपको एनसीईआरटी की हर एक लाइन, हर एक वर्ड आता है तो ये आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा फॉर द नीट एग्जाम। क्लियर है? अगर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग।